हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट के बारे में। तो गेट का रिजल्ट आ चुका है, तो जिन भाई बहनों का गेट में सिलेक्शन हो गया है, जिनकी रैंक अच्छी आई है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन भाइयों का किसी कारणवश इस बार गेट में एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, जो इस बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो ज़रूर की ज़रूर अच्छे से देखें। इस बार हम आपको बताने वाले हैं कि गेट क्या है, गेट में एलिजिबल होने के लिए क्या चाहिए, गेट की प्रिपरेशन कैसे करें, और गेट से क्या क्या आप पा सकते हो, क्या क्या अचीव कर सकते हो, गेट के थ्रू आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये सारी बातें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि मेरा नाम दिलीप है और मैं आईआईएससी बेंगलोर में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मेरे सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, नेट, गेट, जेस्ट, जैम, और सभी में रैंक अच्छी है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं आपके कमेंट का जो भी क्वेरी होगी उसका 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो गेट जो होता है वो होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो गेट को जो है हम आईआईटीज़, अलग अलग स्टेट में जो आईआईटीज़ हैं और आईएससी जो है, ये कंबाइन होके कंडक्ट करवाती हैं। इसको एमएचआरडी के थ्रू इसमें फेलोशिप दी जाती है। तो आज हम डिटेल में गेट के बारे में देख लेते हैं। तो ये गेट का एग्ज़ाम हर साल फरवरी के महीने में लगता है। तो जो गेट की जो अलग अलग ब्रांचेज़ हैं वो आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ ब्रांचेज़ हैं। तो यहाँ साइंस की ब्रांचेज़ भी हैं और यहाँ पे इंजीनियरिंग की ब्रांचेज़ भी हैं। साइंस में बेसिकली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और यहाँ इंजीनियरिंग में मतलब सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल दिस। तो आज हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं, और ध्यान से इस वीडियो को देखें क्योंकि लास्ट में हम लोग ये भी बताएंगे कि आप गेट कैसे क्वालिफाई करें। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये जो गेट एग्ज़ाम जो है उससे आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, गेट एग्ज़ाम देने से प्रॉफिट्स क्या हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। क्योंकि गेट एक बहुत बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। बेसिकली हम आपको बता दें कि ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो कि किसी अच्छे आईआईटी, किसी अच्छे एनआईटी, आईएससी वगैरह से अपना एडमिशन नहीं ले पाए थे, किसी कारणवश उनके एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं ले पाए, तो वो लोग भी इस गेट को निकाल करके अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छी जगह अपने आप को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो लोअर स्टैंडर्ड की कॉलेजेस से अपना ग्रेजुएशन करते हैं, या कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस से अपना ग्रेजुएशन करते हैं, या मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो वो लोग गेट के थ्रू अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट जॉब में भी जा सकते हैं। तो जैसे चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो गेट के थ्रू आप पीएसयूज़ में जा सकते हो। जैसे पीएसयूज़ जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ होती हैं, जिनमें हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। भेल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, ये ऐसे 50 तरह की और जो हैं पीएसयूज़ होती हैं। तो आपको ये बता दें कि इन सभी पीएसयूज़ में जो सैलरी होती है वो बहुत हाई मिलती है। जो एक फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर की जो सैलरी होती है, एक ग्रेड ऑफिसर की जो सैलरी होती है, वो सैलरी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो इसमें आपका स्टेटस एक अच्छा होता है, और एक हाई सैलरी विद गवर्नमेंट में, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जैसे आपकी स्टेबिलिटी होती है जॉब की, वैसे ही स्टेबिलिटी यहाँ पर भी आपके जॉब की होती है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास गेट के थ्रू। उसके बाद ये जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन आता है जो है गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो टोटली गवर्नमेंट की जो जॉब हैं वो आपकी गेट के थ्रू जो हैं, वो आपकी इसरो है, डीआरडीओ है, बार्क है। आप सभी ने डीआरडीओ, इसरो, बार्क के बारे में सुना होगा। तो ये टोटली गवर्नमेंट के जो हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें आप गेट के थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्ट जॉब ले सकते हो ए ग्रेड की, जो
बीटेक वगैरह किए हुए रहते हैं वो लोग यहाँ पर इंजीनियर की जॉब ले सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर मास्टर्स किए होते हैं साइंस में वो लोग यहाँ पर साइंटिस्ट की जॉब ले सकते हैं। उसके बाद जो अगली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है वो आप इंडिया में स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो गेट के थ्रू। तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो ये हम आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ से एमटेक में अप्लाई कर सकते हो, एमएस में अप्लाई कर सकते हो और पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ भाई बहनों का कहना होगा कि भाई हम ऑलरेडी देख इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हम और नहीं पढ़ सकते हैं, हम पिछले 20-25 साल से पढ़ ही रहे हैं। तो उन लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि अब यहाँ से आगे जो आपकी स्टडी होने वाली है उसमें आपको मंथली कुछ ना कुछ पैसा गवर्नमेंट की साइड से दिया जाएगा। जी हाँ, अब आपको एक एक करके हम इनके बारे में बता देते हैं। जो एमटेक है, जो आपका एमटेक, एमएस और पीएचडी को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो आपका जो एमटेक है वो 2 साल का कोर्स होता है, जहाँ आपका एमएस 2 से 3 साल का एक कोर्स होता है, और पीएचडी कुछ लोग 3.5 ईयर्स में भी कंप्लीट कर लेते हैं, 3.5 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ लोग 5 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोगों को 5 साल से ज़्यादा का भी टाइम लग जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जो आपको फेलोशिप देता है वो केवल 5 साल के लिए देता है। 5 साल के बाद आपको गवर्नमेंट फेलोशिप नहीं देता है। उसके बाद एमटेक में जो आपको स्टाइफंड मिलता है वो 12,400 पर मंथ मिलता है, एमएस में भी 12,400 मिलता है, और जो पीएचडी होती है उसमें 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा शुरू के 2 साल में, और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो 35,000 प्लस एचआरए। ठीक है, तो अच्छा खासा आपको सैलरी यहाँ पर दी जाती है। जो एमटेक होता है वो इंडस्ट्री बेसिस पे होता है, और एमएस में जो पढ़ाई होती है, एमएस और पीएचडी में, वो बेसिकली रिसर्च के बेस पे कराई जाती है। उसके बाद अगला कंपैरिजन है कि जो एमटेक है उसमें आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में कोर्स वर्क पर ध्यान देते हो, और फोर्थ सेमेस्टर में आपको छोटा सा प्रोजेक्ट कराया जाता है। जबकि एमएस में जो कि रिसर्च बेस्ड होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर्सेज करने होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आपको टोटली रिसर्च करनी होती है। अगर पीएचडी की बात करें तो आपको पहले साल में आपका कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में, उसके बाद सारे सेमेस्टर्स में आपको रिसर्च ही करनी होती है। तो जो एमटेक है वो कोर्स बेस्ड, उसमें कोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एमएस में रिसर्च पे, और पीएचडी में भी रिसर्च पर ही ध्यान दिया जाता है। उधर अगर आप बात करें तो एमटेक में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी जो गेट रैंक है वो बहुत कम होनी चाहिए। आपका इट मीन्स आपका गेट स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर आपको गेट स्कोर कम है तो आप एमएस और पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, पीएचडी एक कम्प्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, जहाँ पे आपको 4.5 से 5 साल आपको देने होते हैं, लेकिन उसके बाद आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी जगह पर कोई पोजीशन ले सकते हो, और उस तब तक के लिए आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद गेट से आप एमबीए भी कर सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जोक मार रहा है, जोक नहीं है, आप गेट से एमबीए भी कर सकते हो, और उसमें आपको स्टाइफंड भी दिया जाता है 12,400 पर मंथ। जी हाँ, अब आप पूछोगे कि कहाँ कर सकते हैं, तो एनआईटीआई जो बॉम्बे में है वहाँ पे आप इससे एडमिशन ले सकते हो। और ये आपको बता दें कि वो एक अच्छा खासा कॉलेज है, जहाँ से एवरेज जो पैकेज होता है एमबीए के बाद वो 17 लाख का होता है। तो 17 लाख नॉट ए जोक। किसी भी अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, किसी भी ए ग्रेड गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें, तो उसमें जो पैकेज होता है वो 10 लाख के आसपास का होता है ईयरली। चाहे वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट हो, चाहे वो बार्क में हो, चाहे वो इसरो में हो, चाहे वो कहीं किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, कुछ में भी हो, जो भी जॉब होती है गवर्नमेंट की ए ग्रेड की, उसमें स्टार्टिंग में जो आपका पैकेज होता है वो अराउंड 10 लाख के आसपास का होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो पैकेज मिल रहा है वो 17 लाख का मिल रहा है। उसके बाद आप आईआईएम जो होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनमें भी आप गेट के बाद एडमिशन ले सकते हो। जी हाँ, इनमें भी आप गेट के बाद एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे ये जो कोर्सेज होते हैं वो 5 साल के होते हैं। ये जस्ट लाइक ए पीएचडी होता है, जिसमें आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और इस कोर्स को करने के बाद आपका मिनिमम जो पैकेज जो होता है वो 35 से 40 लैक्स के आसपास का पैकेजेस आपको मिलते हैं। देखिए, पीएचडी में मैं आपको एक बात बता दूं, पीएचडी अगर आप मटेरियल्स में अगर आप करते हो, मटेरियल्स रिलेटेड चीज़ों में अगर आप पीएचडी करते हो, तो आपका पैकेज इजीली अच्छा खासा हो जाता है। क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें सनडिस्क की, सनडिस्क जो है पेन ड्राइव वगैरह बनाने का काम करती है, तो
वहाँ पे अगर आप सेमीकंडक्टर वगैरह पे अपनी पीएचडी किए हुए हो तो वहाँ से आपको 25-30 लाख का आराम से पैकेज मिल जाता है। अगर आपको उस फील्ड में पीएचडी में नॉलेज है, अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में मटेरियल्स की अगर आपको नॉलेज है, तो आपको आराम से 35 से 40 लाख का पैकेज मिल जाता है। ठीक है, मैं ऐसे हूँ, मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनको ऑलरेडी मिला हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद गेट से आप फॉरेन में भी पीएचडी ले सकते हो। जी हाँ, गेट से आप फॉरेन में भी पीएचडी ले सकते हो बिना जीआरई टॉफल के। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अब जर्मनी, सिंगापुर ऐसे कुछ कंट्री हैं जिनमें आप गेट के बेसिस पे भी पीएचडी वहाँ पे ले सकते हो, वहाँ पे पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसमें आपको फेलोशिप भी दी जाती है आपके गेट के थ्रू ही। आपको सिर्फ करना ही होगा कि आपका गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद आप अपने कॉलेज से एक लेटर लिखवाओगे कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो आपने इंग्लिश में किया है। वहाँ पे बस इतनी सी शर्त है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉरेन में जा रहे हो तो आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए। तो वहाँ पे जीआरई टॉफल को स्किप कर दिया जाता है, और एक आपका एसओपी वो लोग मांगते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपको वहाँ पे क्यों करना है, आपको वहीं पे मतलब पढ़ने का इच्छा क्यों है, आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से वो आपसे एक एसओपी वहाँ पे मांगते हैं। तो वो आप दे करके वहाँ से एडमिशन ले सकते हो। तो ये हमारे गेट से मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं। देखो, गेट के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। पता नहीं आपको पता था या नहीं पता था, पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज आपने ये सब जान लिया है। तो अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो गेट में जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो या आर्किटेक्चर में हो। उसके बाद अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, अगर आप साइंस फील्ड से हो तो स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह में अगर आप हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप गेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका गेट अगर निकल जाता है तो आपके लिए वो वैलिड माना जाता है। जनरली पहले ये होता था कि इंजीनियरिंग वगैरह में और इसमें भी साइंस वगैरह में अगर आप गेट निकाल लेते हो तो वो आपका 3 साल तक वैलिड होता था, लेकिन अभी उसको अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने अपने हिसाब से उसका क्राइटेरिया चेंज किया हुआ है। कहीं कहीं उसको 1 साल तक वैलिड माना जाता है, कहीं कहीं 2 साल, और कहीं कहीं आज भी 3 साल तक उसकी वैलिडिटी मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार इस साल गेट निकाला तो अगले साल वो ख़राब हो जाएगा। अगले साल फिर से आप उससे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गेट निकालने के बाद काफ़ी सारे पीएसयू होते हैं जो डायरेक्ट जी हाँ डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आप अगर वो इंटरव्यू निकाल लेते हो तो आपको सीधा ए ग्रेड की जॉब मिल जाती है। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि आप अगर एक गेट निकालते हो तो आप काफ़ी सारी जगह डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके लिए आपको अच्छे से जी जान लगा के तैयारी करनी चाहिए। और बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ हमारे भाई बहन बीएसएमएस में एडमिशन ले लेते हैं, तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि अगर कोई ऐसे बीएसएमएस डबल डिग्री में एडमिशन लिया हुआ है तो वो 4th ईयर अगर या 5th ईयर में अगर वो है तो वो गेट को दे सकता है, वो गेट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो वो अगर गेट निकाल लेता है, क्वालिफाई कर लेता है, तो उसके लिए वो एलिजिबल माना जाता है। और वो गेट रिजल्ट आने के बाद वो 3 साल तक वैलिड भी माना जाता है। वो वेरी करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है। उसके बाद अगर बात कर लें कि एग्ज़ाम किस तरह का होता है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन टाइम वगैरह क्या होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि आप गेट की प्रिपरेशन कैसे करें, आप गेट निकालने के लिए क्या करें कि आपका गेट अच्छे से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, आपका गेट में अच्छा स्कोर हो सके। तो देखिए, गेट जो होता है वो हमारा 3 घंटे का होता है और इसमें 65 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आपसे 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो 100 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे जो 65 क्वेश्चंस होते हैं इसमें से 10 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, जिसमें कि वर्बल और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों आपसे पूछी जाती है, और 55 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्निकल बेस्ड होते हैं। जो भी आपने मतलब पेपर चूज़ किया है, चाहे वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, या आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, तो जो भी है उससे आपके 55 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है वो 15% उसका वेटेज होता है। इसमें से वो 100 में से 15 नंबर का उसका वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, और बाकी जो 85 मार्क्स का जो वेटेज रहेगा वो आपके सब्जेक्ट का रहता है। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर, ये आपके यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और आपके जो एग्ज़ाम में 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी, एमएसक्यू भी और एनईटी भी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है। तो ये जो डिटेल्स थी ये गेट के बारे में डिटेल्स थी। और आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद जो अगली जो वीडियोस आएंगी उनमें जो गेट निकाले हुए जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी है, उन लोगों से आपका डायरेक्ट फेस टू फेस सामना करवाया जाएगा। उन लोगों के थ्रू आपको उनका गेट का एक्सपीरियंस हम बताएंगे, उनके इंटरव्यू के थ्रू, कि उन्होंने गेट कैसे निकाला और उन्होंने कैसे इतना अच्छा गेट में स्कोर किया। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि आप गेट में कैसे आप गेट को क्रैक कर सकते हो, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट हुई है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेवेंट हो, आप उस सब्जेक्ट का सबसे पहले नेट से एक सिलेबस डाउनलोड कीजिए। गेट की वेबसाइट पे जाके आपको वो सिलेबस मिल जाएगा। आप सबसे पहले उस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए। अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ 80 से 85% जो सिलेबस होता है वो आप ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो। अगर वो ग्रेजुएशन में आपने अच्छे से पढ़ा होता तो वो आपको अभी गेट का 80 से 85% सिलेबस पहले से आता होता। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी ग्रेजुएशन चल रही होती है तो कभी हमारे मामा के लड़के की शादी आ जाती है, कभी कोई किसी चीज़ से हम बीमार हो जाते हैं, कभी कोई और काम हो जाता है, कोई और काम हो जाता है। तो हमारा जो रूटीन होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, हमारी कंसिस्टेंसी वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो अब उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए अब आपको ये पता है कि गेट का सिलेबस ये है, पढ़ना ये है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर ये हमें पढ़ लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात ये है कि आपको पढ़ना है कैसे, कैसे उसको इतने बड़े सिलेबस को किया जाए। तो उसके लिए 2 तरीके हैं कि आप बुक उठाओ, सेल्फ स्टडी करो। दूसरा तरीका है कि आप कोचिंग करो। अब आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे? मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मैं बुक उठा के पढ़ना पसंद करूंगा। अब आपको दोनों के मैं फ़ायदे और नुकसान बता देता हूं कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। देखिए, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो आपको सारी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप वो बुक्स ले सकते हो और आप उनसे अच्छे से पढ़ सकते हो। जो बुक्स आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं आप वो बुक्स लीजिए और अच्छे से उनको पढ़िए, क्योंकि जो बुक्स आपने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब करना क्या है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बुक से मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मैं तब पढ़ सकता हूँ अगर मुझे कोई समझा दे, कोई मुझे पढ़ा दे तो मैं पढ़ सकता हूँ, मुझसे खुद से नहीं पढ़ा जा सकता, मैं खुद से मुझे समझ में नहीं आता है। तो देखिए भैया, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने के लिए आपको कोई कोचिंग करने की ज़रूरत है। आज यूट्यूब पे हर किसी यूट्यूब पे हर किसी टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं। वो अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। इवन कुछ चैनल्स तो ऐसे बने हुए हैं, देखिए मैं किसी भी कोचिंग वाले का नाम नहीं लूँगा, किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे बने हुए हैं जो पर्टिकुलरली गेट बेस्ड ही होते हैं, गेट नेट बेस्ड भी होते हैं। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे, आप उनको आराम से देख सकते हो। वहाँ से आप क्वेश्चंस को एक एक टॉपिक को कर सकते हो। तो जिस भी टॉपिक जो आपने जो भी अपना सिलेबस देखा है उसमें से टॉपिक लीजिए, आप इंटरनेट पर डालिए, यूट्यूब पे डालिए, उससे रिलेटेड 50 वीडियो वहाँ पे खुल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरा तरीका होता है कोचिंग करने का। तो कोचिंग से भी आप पढ़ सकते हो। कोचिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप डेली वहाँ पे जाओगे, डेली कुछ सिलेबस पढ़ोगे, डेली अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो तो आपकी एक कंसिस्टेंसी वहाँ पर बनी रहती है। और अगर आपको किस लाइफ में एक अचीवमेंट प्राप्त करना है तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी काम में अचीवमेंट, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अगर हम उस कोर्स को बार बार रिवाइज कर सकें तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमें किसी भी गोल को अचीव करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो अगर हम बार बार कंसिस्टेंसी के साथ अपने सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, फरवरी के महीने में हमारा एग्ज़ाम होता है गेट का, अगर हम अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद 2 बार उसका रिवीजन कर लेते हैं तो ऐसा कोई नहीं है जो हमें गेट निकालने से रोक सकता है, ठीक है। अगर हम 2 से 3 बार अपने गेट का रिवीजन कर लें, अपने सिलेबस का रिवीजन कर लें, देखिए अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक बार अगर अपने डिटेल में अपना मतलब
सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया है, अपने अच्छे से उसको कर लिया है, अपने टॉपिक्स को आपने यूट्यूब से देखा, अच्छे से पढ़ा, या फिर आपने कोचिंग की तो कोचिंग से आपने मतलब अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं कोचिंग को प्रेफर नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप कोचिंग गेट की लेते हो तो वहाँ पे वो आपको 5 से 6 घंटे डेली रेगुलरली पढ़ने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद क्योंकि वो काफ़ी कम टाइम में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, वहाँ पे पढ़ने के बाद आपको घर पे आके वो पढ़ना होगा। और उसके बाद जब सैटरडे संडे में क्लासेस होती हैं तो वो और भी ज़्यादा उसको 8 से 10 घंटे की करने की कोशिश करते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आप, मुझे नहीं लगता कि इतनी एनर्जी बच पाती है कि घर पे आके आप उसको डेली कंटिन्यूसली उसका रिवीजन कर सको, उसको पढ़ सको, क्योंकि 8 घंटे की एनर्जी आप ऑलरेडी कोचिंग में दे चुके हो। तो उसके बाद जब आप घर पे आते हो आप थके हुए रहते हो, और उस वो बड़ी बड़ी सीट्स आपको दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ना तो आपका वहाँ पे अच्छे से सिलेबस आप पढ़ पाते हो, ना आप वो सीट्स सॉल्व कर पाते हो। फिर उसके बाद प्रेशर डेवलप होता चला जाता है, एक सीट रह जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे आपकी काफ़ी सारी सीट्स रह जाती है जो रह जाती है। लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, मेरा नहीं होगा, अब अगली बार फिर से करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना होने मत होने दीजिए। आप अपने सिलेबस को धीरे 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 कीजिए। जितना टाइम आप कोचिंग में देना चाहते हो, मैं ये चाहूँगा कि आप घर पे ही पढ़ें, खुद से पढ़ें, या फिर आप ऑनलाइन कोई कोचिंग ले सकते हो जिसमें आप फील फ्री हो कि आपको जब क्लास लेनी है तभी लें। अगर 1 घंटे की क्लास लेनी है तो 1 घंटे की ही लें, 2 घंटे की क्लास लेनी है तो 2 घंटे की ही लें। अगर उसमें कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकें, वहाँ पे देख सकें। ठीक है। अब लास्ट जो चीज़ होती है कि आपको जब, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उस सिलेबस को दिसंबर में कंप्लीट करने के बाद आपको सोल्ड क्वेश्चन बैंक लेके आनी है और प्रीवियस ईयर पेपर लेके आने हैं। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये सोल्ड क्वेश्चन बैंक क्या है और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके होते हैं वो जो अभी तक जो पेपर्स गेट में जो आए हुए हैं वो हैं, तो उनको आप सोल्ड अगर आप कहीं से भी लेना चाहोगे आपको आराम से मिल जाएंगे। मार्केट में काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। उससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं। तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि आपके एग्ज़ाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू और एनईटी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मतलब कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, तो वो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं। अब आपके जो सॉल्व क्वेश्चन बैंक जो होती है वो होती है कि ये जो कोचिंग वाले होते हैं या बुक्स वगैरह होती है, तो उनके पीछे हर एक सॉल्व पेपर जब आप लेकर आते हो तो उसके पीछे 1-2 पेपर वहाँ पे दिए हुए रहते हैं सॉल्व करने के लिए। तो वो क्वेश्चंस कहीं आए हुए नहीं हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि वो गैस करके उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जो टॉपिक आए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है कि अगर वो टॉपिक आपने पढ़ा है और आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो सोल्व पेपर को करने के बाद, तो इट मीन्स आप वहाँ पे भी वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें और उसके बाद आप कुछ सोल्व क्वेश्चन बैंक कंप्लीट, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर करें और प्रीवियस ईयर के बाद आप सोल्व क्वेश्चन बैंक करें। अगर आप ये तीनों चीज़ें टाइम से कर लेते हो और अपने सिलेबस का 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो, तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको गेट निकालने से रोक सकता है। तो ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसे लोगों से इंटरव्यू के थ्रू आपका कांटेक्ट करवाऊंगा जो लोगों की ऑलरेडी अच्छी खासी रैंक है और उन्होंने गेट को निकाला हुआ है, उन्होंने गेट से अच्छा खासा एडमिशन लिया हुआ है या कोई जॉब ली हुई है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले।